हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। लगभग हम 60 प्लस क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये जो सीरीज है ये झारखंड सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 है उसमें यदि आपने हिंदी का चयन किया है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे पहले मैंने पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के जो जितने भी साहित्यकार दिए गए हैं आपके सिलेबस में उसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मैंने अभी तक 7 वीडियो अपलोड किए हैं। इसमें सातों के सातों वीडियो में आपका जो जितने भी सिद्धांत थे उनको मैंने ख़त्म किया है, चाहे वो प्लूटो है चाहे वो टीएस इलियट हो। हर जो सिद्धांत है सबको हमने ख़त्म किया है। तो यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इन वीडियोस को आप देख लोगे। हिंदी पेपर 2 के यदि सारे जो जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उनको आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आप सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको आप चेक कर लोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको कहानियाँ, नाटक, उपन्यास ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है जो कि सिलेबस में दिया गया है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने पूरा जो जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी जो सिलेबस में दिए गए हैं, नाटक हो, उपन्यास हो, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। उसके बाद झारखंड करंट अफेयर भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो यदि आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन चीज़ों को आप पढ़ लोगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। ये आप टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर मैं अपना लिंक जो है फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप इनको ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अरस्तु से है। ठीक है, अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है, अनुकरण से क्या मतलब अरस्तु कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात, अरस्तु जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में प्लेटो है। ठीक है, तो प्लेटो ने भी अनुकरण सिद्धांत को काफी विस्तार रूप से चर्चा की है, जिनको हमने जो पहला वीडियो है उसमें हमने देखा था। तो उसी के संदर्भ में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे प्लेटो के संदर्भ में। तो अनुकरण सिद्धांत का मतलब होता है कि पुनः सृजन। कोई भी वस्तु प्रकृति ने बनाई उसको हम पुनः सृजित करें, कलाकार उसे पुनः बनाता है। ठीक है, तो वही पुनः कहलाता है अनुकरण। अनुकरण मतलब सीधा सा अर्थ होता है नकल, नकल करना। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। ठीक है, जितने भी साहित्य के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, जैसे काव्य सिद्धांत, ये किसने दिया तो ये प्लेटो ने दिया। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया तो ये अरस्तु ने दिया। विरेचन सिद्धांत किसने दिया तो ये अरस्तु ने दिया। और त्रासदी सिद्धांत किसने दिया तो ये अरस्तु ने दिया। लेकिन हमारे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लोगे। ठीक है, याद रख लोगे कि कौन सा जो सिद्धांत है वो किसका है। ठीक है, काव्य भाषा सिद्धांत किसका है तो वो विलियम वर्dsworth का है। ठीक है, उसके बाद कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अभिव्यंजना सिद्धांत क्रोन्ज का है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड जो है उनका सिद्धांत है काव्य आलोचना सिद्धांत। उसके बाद आते हैं टीएस इलियट। टीएस इलियट के आपको 3 सिद्धांत याद रखने हैं। पहला परंपरा की अवधारणा या फिर परंपरा का सिद्धांत, दूसरा है वस्तुनिष्ठ सहसंबंध। ठीक है, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध सिद्धांत, और तीसरा है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इन सारे चीजों को मैंने काफी डिटेल्ड वे में वीडियोस में चर्चा की है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख ले। उसके बाद विखंडनवाद है तो देरीदा। ठीक है, देरीदा विखंडनवाद। बिंबवाद टीई ह्यूम। तो ये कुछ साहित्य का जो सिद्धांत है उनको मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो जितना जहां जहां पे मैंने कटकुट लगाया है, जहां जहां पे मैंने जो साइन लगा दिया है कटकुट का, तो वो मतलब कि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है तो उनको बस आप खाली ध्यान में रख लो। ठीक है, अनुकरण का जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या प्लेटो ने भी की है, तो आप याद रखोगे। लेकिन यदि आपसे पूछे कि अनुकरण का सिद्धांत किसका है तो वो अरस्तु का है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले कौन है, सबसे बाद में कौन है। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें विलियम वर्dsworth, मैथ्यू अर्नोल्ड, टीएस इलियट और आयर रिचर्ड, ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो कि प्लेटो का जो काल है वो कितना करना है तो 427 ईसा पूर्व से लेकर 337 ईसा पूर्व के बीच में। उसके बाद आते हैं विलियम वर्dsworth जिनका काल 1770 से लेकर 1850 ईस्वी तक था। उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड आते हैं, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का 1822 से लेकर 1888 तक है। उसके बाद टीएस इलियट का जन्म होता है 1888। उसके बाद उनका मृत्यु 1965 ईस्वी में होता है। उसके बाद आयर रिचर्ड का जीवन आता है, वो 1893 में उनका जन्म होता है और
और 1979 में उनकी मृत्यु होती है। तो आप इनका कालक्रम जो है उनको याद रख लोगे, हो सकता है कि आपको इनको सजाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर एंड एनार्की जो किताब है ये किसका निबंध है, कौन से राइटर का निबंध है? कॉलरिज का है या फिर देरिदा का है, टी.एस. इलियट का है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मैंने जो मैथ्यू अर्नोल्ड को जब पढ़ाया था उनकी जो सारी किताबें हैं उनको मैंने आपको बताया था, तो आपको आपने यदि उस वीडियो को देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा होगा। ठीक है, तो कल्चर एंड एनार्की जो बुक है वो किसकी है? तो वो मैथ्यू अर्नोल्ड की है। मैथ्यू अर्नोल्ड की जितनी किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसका प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखें कि 1869। ठीक है, 1869 इसका प्रकाशन वर्ष है। एसेज इन क्रिटिसिज्म ऑन द स्ट्रीट ऑफ क्रिटिकल लिटरेचर, ठीक है, क्रिटिकल लिटरेचर। उसके बाद एसेज इन क्रिटिसिज्म सेकेंड सीरीज। ठीक है, इसकी कुल 3 सीरीज आई थी। मैंने वो वीडियो आप देखोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लिटरेचर एंड ड्रामा, ठीक है, लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन, ये 1877 ईस्वी में रिलीज हुई थी। तो ये उनकी कुछ किताबें हैं जिनको आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट बुक है कुछ साहित्यकार के, जैसे प्लेटो के कौन कौन से बुक आपको याद रखना है? तो रिपब्लिक, स्टेट्समैन, इयोन, फिडी, क्रिटो, ये सारे याद रख सकते हो। अरस्तु तो हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप याद रख लोगे क्योंकि जीएस के रूप में इनके जो बुक है उनको पूछा जाता है। पेरिप्लोएटिक, उसके बाद रिटोरिक, पॉलिटिक्स, उसके बाद इनका रिवॉल्यूशन करके भी एक बुक आता है। ठीक है, पेरी इप्सूस ये लोजाइंस का है। ब्रेथवर्ड्स का लिरिकल बैलेट है जो कि 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स। उसके बाद टी.एस. इलियट का द सेक्रेड वुड, वेस्टलैंड एसेज, इसमें आपको द सेक्रेड वुड याद रखना है, वेस्टलैंड भी याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है जो कि हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ और किताब देख लो, लिरिकल बैलेट, ठीक है, पोएम इन 2 वॉल्यूम, द एक्सकर्शन, द प्रिल्यूड, ठीक है, द प्रिल्यूड, अ वांडर लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है, अ वांडर लोनली एज ए क्लाउड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ किताबें हैं। उसके बाद प्लेटो में आप याद रखोगे यून, सिम्पोजियम मतलब विचार गोष्ठी, रिपब्लिक आप याद रखोगे, इनकी रिपब्लिक किताब है, गणतंत्र, उसके बाद इनकी लॉज है, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है शब्द पे आप ध्यान रखेंगे। तो अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। ठीक है, अरस्तु जो है वो कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, ये सही है। अनुकरण एक सृजन की क्रिया है, ये भी सही है। अनुकरण जो है वो एक सृजन की क्रिया है, जब आप में सृजन की क्षमता रहेगी तभी आप किसी चीज को अनुकरण करके उसे अनुकरण करके, जैसे एक कलाकार है, पेंटर है, तो हर कोई पेंटर नहीं हो सकता है, उसके लिए उसमें एक गुण होता है। ठीक है, पेंटर वाला एक गुण होता है जिस कारण ही वो किसी चीजों को अनुकरण कर पाता है, नकल कर पाता है। ठीक है, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, ये भी सही है। यहाँ कहा जा रहा है कि अनुकरण के संदर्भ में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं था, ये गलत हो जाएगा, दोनों का मत भिन्न था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस, तो ये किसने कहा था? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। सारी चीजें जो आपको यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैंने पढ़ाए हैं वही मिलेंगे, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, चाहे वो नेट के एग्जाम में पूछे गए हों या फिर जितने भी पीजीटी टीजीटी होते हैं उन सभी एग्जाम्स में जितने भी पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं को मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लाया है, और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। तो आप इन जो चीजें हैं मेरे सारे वीडियोज को आप देख लेते हो तो आप आसानी से हिंदी पेपर 2 में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी पुस्तक है वो आयर रिचर्ड्स की है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो आयर रिचर्ड्स की है? तो इनकी जो किताब है वो साइंस एंड पोएट्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर होगा। साइंस एंड पोएट्री जो है इनकी किताब है। द लॉज किसकी है? तो ये प्लेटो की हो जाएगी। ठीक है, द लॉ प्लेटो की हो जाएगी। अब इनके कुछ जो आयर रिचर्ड्स के कुछ बुक्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो पहला याद रखोगे साइंस एंड पोएट्री जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आप याद रखोगे, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसका हिंदी अनुवाद है साहित्य आलोचना, इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। उसके बाद आप याद रखोगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म,
व्यावहारिक आलोचना ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन ये जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। उसके बाद द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मीनिंग ऑफ मीनिंग मतलब अर्थ का अर्थ ये 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, इनका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। तो जितने भी साहित्यकार हैं उनके बुक्स को आपको जरूर याद रखने हैं। तो मैंने सबको एक जगह कलेक्ट कर आपके लिए लाया हूं यहाँ पे, तो आप इन जो बुक्स है उसको नोट करके याद जरूर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलियड का जो परंपरा की अवधारणा है उसमें जो समृद्ध परंपरा से क्या मतलब होता है, उससे क्या अभिप्रेत होता है, कौन सी परंपरा की वो बात करते हैं, क्या वो सामाजिक परंपरा है, साहित्यिक परंपरा है, धार्मिक परंपरा है या फिर राजनीतिक परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। टीएस जब परंपरा की अवधारणा की बात करते हैं तो वहां से उनका आशय होता है कि वो साहित्यिक परंपरा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे.आर. लिविस, ठीक है, जे.एफ. लिविस, ठीक है, जे.एफ. लिविस की किस पुस्तक में एजरा पाउंड, इलियड, रिचर्ड्स का जिक्र शुरुआती नए समीक्षक के रूप में होता है। ठीक है, जो लिविस हैं उन्होंने एजरा पाउंड, इलियट और रिचर्ड्स को नए समीक्षक के रूप में ग्रहण करते हैं, नए समीक्षक की संज्ञा देते हैं। उनकी कौन सी कृति में? तो रिवैल्यूएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन जो किताब है किसकी है? तो वो लिविस की है और इसमें नए समीक्षक के रूप में चर्चा करते हैं किनको? तो एजरा पाउंड को, इलियट को और आइए रिचर्ड्स को। तो आप इनको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो शब्द का अर्थ होता है, प्लेटो है जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है चौड़ा चपटा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका आंसर हो जाएगा, चौड़ा चपटा इसका अर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएस इलियट ने काव्य में व्यक्ति के स्थान पर किसको स्थापित किया है? मतलब टीएस इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है, कवि व्यक्तित्व के स्थान पर किसको स्थापित किया है? तो टीएस का जो परंपरा सिद्धांत है ये उसकी बात कर रहे हैं। तो परंपरा और इतिहास बोध को उन्होंने यहाँ पे स्थान दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। टीएस इलियट ने परंपरा और इतिहास बोध को बताया है कवि के व्यक्तित्व के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें अरस्तु के अनुकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण है, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है, तो ये सही है, एक सृजन क्रिया ही अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी चीज को नकल जब करेगा तो वो सृजन करने की उसमें क्षमता होगी तभी वो कर पाएगा। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु का मत में कोई अंतर नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, ये पीछे भी मैंने देखा है। ठीक है, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। ठीक है, इससे पहले प्लेटो जो बोलते थे उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता था, वो बोलते थे कि एक म्यूज होती है, जैसे हम लोग में सरस्वती माँ होती है ना, उसी तरह से जो रोमन लोग होते हैं उनमें, यूनानी लोग होते हैं उनमें एक म्यूज देवी होती है जिन्हें कला की देवी कहा जाता है, कला की देवी कहा जाता है। इनके ही प्रभाव में आकर जो कलाकार जो होते हैं वो अपनी कलाकृतियों की रचना करते हैं, ये प्लेटो का कहना था, लेकिन अरस्तु ने इनको कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि में कौन सा सही नहीं है? फिर से आपको सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो अनुकरण की दृष्टि से अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न था, तो ये तो सही है। अरस्तु शुद्ध प्रकृति को मानते थे, भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को वो नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है। वो भावनामय और कल्पनामान जो अनुकरण होता था उसको मानते थे। जब आप कल्पना कर ही नहीं पाओगे तो फिर आप अनुकरण कैसे कर पाओगे, नकल कैसे कर पाओगे? तो ये जो ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, ऑप्शंस को। तो अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, तो ये सही है। अरस्तु कला को प्रकृति के अनुकृति मानते हैं, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनुकरण का सिद्धांत है, अरस्तु का मत प्लेटो से भिन्न था। अरस्तु के अनुसार जो अनुकरण है वो सृजनात्मक क्रिया है, ये भी सही है, क्योंकि सृजन करना ही पड़ता है। जब कलाकार जो कला की अनुकृति करता है तो उसमें सृजन उनको करना ही पड़ेगा। अनुकरण की प्रकृति में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णताएं पूर्ण की जाती है। अरस्तु भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, यही आपको ऑप्शन में गलत दिया हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिरिकल बैलेट जिसकी प्रकाशन जो है वो वर्ष 1798 है, ये किसकी रचना है? ठीक है, लिरिकल बैलेट किसकी रचना है? टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, रूसो या फिर वोल्टेयर? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर होगा। आपको याद रखना है लिरिकल बैलेट विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ बुक्स हैं जिनको आप याद रखना है। लिरिकल बैलेट्स हो गया, प्रॉमिस इन 2 वॉल्यूम्स, द एक्सक्लूजन्स, द प्लेड्यूस, द प्लेड्यूड, ठीक है, द प्लेड्यूड, वांटेड, आई वांडर्ड लोनली एज क्लाउड, आई वांडर लोनली एज क्लाउड। तो ये कुछ बुक्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिकल बैलेट की रचना की थी? तो मैंने आपको बताया था कि जो लिरिकल बैलेट की रचना मतलब कि 1798 ईस्वी में जो लिरिकल बैलेट की रचना हुई थी वो किसके साथ मिलकर की थी? तो वो किसके साथ मिलकर की थी? तो वो कॉलरिज के साथ मिलकर की थी। ठीक है, कॉलरिज के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप याद रखोगे कॉलरिज की एक किताब है जो बायोग्राफी लिटेरिया है, जो कि 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सिद्धांत था उसको पहले तो कॉलरिज मानते थे, उनसे सहमत होते थे, लेकिन बाद में 1817 ईस्वी में उन्होंने एक अपनी अलग किताब बायोग्राफी लिटेरिया लिखी और उसमें वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ से उनके काव्य सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछा है कि बायोग्राफी लिटेरिया है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये कॉलरिज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना मतलब उसकी बुराई करते हुए समाज से उसे बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? ऐसा दर्शन किसका था? तो ये प्लेटो का ही था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ये आप नंबरिंग याद रखो और जो दूसरा नंबर है वो सही होगा। अब इसका आंसर प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो ने ही ऐसा कहा था कि ऐसी रचनाएं, ऐसी कलाकृतियां जो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो, जो राज्य को सुशासन करने में उपयोगी नहीं सिद्ध हो रही हो, जनता को सही मार्ग पे ले जाने में सिद्ध नहीं हो रही हो, तो उनको ऐसे कविकार को, ऐसे कृतियों को बहिष्कार करना चाहिए। ये प्लेटो का मत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आलोचक के काव्य आलोचना सिद्धांत अंग्रेजी के स्वच्छंदवाद का आंदोलन का घोषणा पत्र समझा जाता है? तो स्वच्छंदवाद जो आंदोलन है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो स्वच्छंदवाद में सबसे इंपॉर्टेंट विलियम वर्ड्सवर्थ को आप याद रखोगे। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ आप देख सकते हो कि काव्य सिद्धांत जो है वो किसका है? तो काव्य सिद्धांत प्लेटो का है। अनुकरण सिद्धांत किसका है? तो अनुकरण सिद्धांत अरस्तु का है। उसके बाद विरेचन सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। त्रासदी सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। यहाँ आप याद रखोगे कि अनुकरण सिद्धांत की चर्चा काफी अच्छे तरीके से प्लेटो ने भी की थी। काव्य भाषा सिद्धांत विलियम वर्ड्सवर्थ का है। उसके बाद कल्पना सिद्धांत किसका है? तो कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है। ठीक है, टी.एस. कॉलरिज, टी.एस. इलियट होता है, विलियम कॉलरिज का है। ठीक है, उसके बाद अभिव्यंजना सिद्धांत क्रोच का है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और कॉलरिज भी हमारे सिलेबस में नहीं है। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो है काव्य आलोचना सिद्धांत है। टी.एस. इलियट का परंपरा की अवधारणा है, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध है, और निर्वैतिकता का सिद्धांत है। इनको आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि परंपरा का सिद्धांत तथा कला की निर्वैतिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया था? तो अभी हमने देखा इनको किसने दिया था, तो ये टी.एस. इलियट ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, किसने माना था? तो ये प्लेटो ने माना था। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट लैंड 1922 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये कविता किसकी है? द बेस्ट लैंड कविता किसकी है? टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर जॉन ड्राइडन? तो ये टी.एस. इलियट की है। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखोगे। टी.एस. इलियट ने द बेस्ट लैंड लिखा था। यहाँ आप देख सकते हो इनका जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका जो पहला काव्य संग्रह था वो तो आप प्रूफुक्स एंड द अदर ऑब्जर्वेशन है, जो कि 1917 इसमें प्रकाशित हुआ था। लेकिन इनको ख्याति किससे मिली थी? तो वो द बेस्ट लैंड से ही मिली थी, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये आप इनको याद रखोगे, द बेस्ट लैंड। इनके कुछ और बुक्स हैं, जैसे कई सारे इन्होंने निबंध लिखे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये आपको याद रखना है। नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ठीक है, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोएट्री एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, उसके बाद द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म,
ठीक है। उसके बाद द स्केड वुड, ये भी आपको याद रखना है। द यूजेज ऑफ पोएट्री एंड यूजेज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी आपको याद रखना है। ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 5 नाटकें लिखी हैं, ये आप याद रखोगे। द मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल। उसके बाद फैमिली रियूनियन, उसके बाद कॉकटेल पार्टी, ठीक है, कॉकटेल पार्टी, द कन्फ्यूशियन क्लास, ठीक है। उसके बाद द एल्डर स्टेट्समैन। तो ये इनकी 5 जो कलाकृतियां हैं, 5 नाटकें हैं, इनको भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कविता जो है वो प्रबल मनोवेग का सहज उच्छलन होता है, ये किसने कहा था? तो पोएट्री स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ जो इमोशन है वो किसने कहा था? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नई समीक्षा के जनक कौन है? नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर टी.एस. इलियट, कॉलरिज, ब्रेथवर्थ और क्रोच। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। टी.एस. इलियट जो है वो नई समीक्षा के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन होता है। मतलब आप जब कविता लिखते हो तो आप अपनी अभिव्यक्ति उसमें नहीं देते हो, आप उससे पलायन होते हो, अपनी अभिव्यक्ति से आप दूर भागते हो। तो ये कथन किसका है? तो ये टी.एस. इलियट का है। मैंने इसको निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, ठीक है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इसी को कहते हैं। तो टी.एस. इलियट आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा था? तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। सारी चीजें हैं वो मैंने आपको पहले से ही बता रखी है, तो आपको यदि आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना जाता है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो काव्य किस तरह की, उनकी जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसमें जो काव्य के जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तो वो जन साधारण और जन जीवन और प्रकृति को होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उन्होंने जन साधारण, जन जीवन और प्रकृति को उनके काव्य प्रतिपादन में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के ज्ञान के बिना कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। ये जो वाक्य है ये कहाँ अंकित किया गया है? तो ये प्लेटो की जो अकादमी में आप प्रवेश करोगे तो उसके दीवार पे ही इन्होंने लिखा था। शिक्षा से संबंधित जो प्लेटो के कई सारे सिद्धांत है तो उन्हीं सिद्धांतों में इनको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर का ध्यान है कि मैं उन्हें पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं हूँ, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं हूँ, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन जो है वो किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका जो गणतंत्र है उसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होता है सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सद्गुण ही ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के न्याय संबंधित जो अवधारणा है उसमें सत्य कथन को आपको चुनना है। तो प्लेटो की न्याय संबंधित अवधारणा नैतिक और सर्वव्यापी है, तो ये सही है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोध करती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 अभी तक सही हो गए। उसके बाद तीसरा कौन है? तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति राज्य के लिए, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है और प्लेटो की न्याय संबंधित जो धारणा है वो नैतिक और सर्वव्यापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? प्लेटो के जो न्याय संबंधित सिद्धांत है उस पर ही सवाल है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की पूर्णता राज्य के अधीन कर देता है, व्यक्ति को जो पूर्णता वो राज्य के अधीन करता है, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। उसके बाद प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो आत्म संयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है।
यहाँ पे नहीं है कहा जा रहा है, यहीं पे ये चीजें गलत हो जाती है। आत्म संयम, आत्मनिषेध और नैतिक सिद्धांत पे ही आधारित है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता है। प्लेटो का जो सिद्धांत है व्यक्ति के मन के अंदर जो उच्छलन होती है, उसमें जो उनकी जो भावनाओं के बीच जो संघर्ष होता है, इसमें कोई ये रोल प्ले नहीं करता है, इसका कोई समाधान नहीं करता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही है और बी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह कथन किसका है? सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह कथन प्लेटो का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया था? तो वो उन्होंने 2 स्तरों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कई सारे मैंने जो रिसर्च है उसके बाद मैंने ये लिखा है। तो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो 20 वर्ष तक हुआ करती थी, और उसके बाद जो रिपब्लिक जो उनकी किताब है उसमें उच्च शिक्षा के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है, जो कि 20 से 35 वर्ष के बीच में हुआ करती थी। इसमें कई सारे विभाजन है, उतने आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर मैं जो PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा वहां से आप इन चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गणित ज्ञान में शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाता, जो उनकी विद्यापीठ थी वहां पे लिखा हुआ था। तो ये आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का न्याय मात्र क्या था? तो उनका जो न्याय मात्र था वो व्यक्ति के सगुनी बनाने की योजना थी। जो व्यक्ति है उसमें सद्गुण होना चाहिए, वो उसमें व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, यही उनकी योजना थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए उनके जो काव्य सिद्धांत हुआ करते थे उसमें उन्होंने वही चर्चा की है जो व्यक्ति के सगुण बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है। तो प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है, ये कथन है, तो ये सही है। और संरक्षकों को क्षुद्र तत्व से दूर रखा गया है, तो ये भी सही है। और ये कारण का जो कथन है उसका कारण भी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉज जो प्लेटो की बुक है उसमें राजनीतिक रचनाओं में तीसरी, जो प्लेटो की राजनीतिक रचना थी उसमें तीसरी और अंतिम कृति है, इसमें कितने शतवक है? ठीक है, इसमें कितने शतवक है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुल 12 सप्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का दर्शन का पोप किसने कहा था? ठीक है, मैक्सी, हॉब्स, कैटलिन या जेनेट? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर हो जाएगा। प्लेटो को कैटलिन ने कहा था कि वो दर्शन के पोप हैं, मतलब दर्शन शास्त्र के, यदि जैसे जो चर्च के पोप होते हैं उसी तरह से ये दर्शन शास्त्र के पोप हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है उसमें सबसे सुंदर है, यह जो कथन है वो किसका है? तो यह कथन रूसो का है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूल तत्व है। ठीक है, श्रम का जो विभाजन उन्होंने किया है प्लेटो के गणराज्य में, वो राज्य के गठन का मूल तत्व है। ये किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास है, यह जो कथन है वो किसका? यहाँ पे सिर्फ आपको कथन से दिया जा रहा है, तो ये नेटल शिप आपके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा नेटल शिप। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो दर्शन है और दर्शन जो है वो प्लेटो है। ठीक है, दोनों को इस तरह से पूरक माना है। किसने माना है? तो वो एमर्सन ने माना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा एमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? तो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उनका ये कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। शिक्षा जो है वो बौद्धिक रोग, यदि कोई आपको दिमाग से संबंधित रोग होते हैं, बौद्धिक यदि रोग हो जाता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे, तो उसके लिए आपको बौद्धिक उपचार जो है वो क्या है? तो वो शिक्षा ही है। यदि आप रूढ़िवादी हो जाते हो तो उसके लिए आपको शिक्षित ही करना सबसे अच्छा उपाय होता है। ये कथन जो है वो किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण सत्य से 3 गुना दूर है। तो जब हमने अनुकरण सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें हमने इसकी चर्चा की थी। तो अनुकरण जो सत्य से 3 गुना है ये किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी ए इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने काफी अच्छे से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लोगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेजेडी का लेखन हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। ट्रेजेडी मतलब दुख। जब आप नाटककार में दुखों को देखते हैं, ठीक है, पेन को देखते हैं नाटक में, फिल्म में, तो हमारा जो वो कहते हैं कि हमारा वो विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं जो सेक्सुअल डिजायर है उनको जागृत करता है, ठीक है, तो उनका पोषण करता है, ठीक है। अतः काव्य सत्य का वास्तविक सत्य नहीं हो सकता। यह कथन जो है वो किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो कहते हैं कि जो काव्य है वो सत्य का वास्तविक सत्य नहीं है, वो सिर्फ अनुकरण मात्र है एक, ठीक है, वो सिर्फ एक नकल है। ट्रेजेडी जो होती है, पेन से संबंधित जो चीजें होती हैं, दुख से संबंधित जो चीजें होती है, यदि आप इनको नाटक में देखते हो तो ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं, ठीक है, हमारी जो वासनाएं हैं उनको जागृत करती है। यदि कोई उससे ऐसी जो आजकल के बॉलीवुड के जो मूवीज आप देखते होंगे उनमें इन चीजों को आप आसानी से समझ सकते हो कि किस तरह से जो हमारे ऊपर न्यूडिटी जो है वो परोसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जनता की मांग है। ऐसा नहीं है, आपने उसे परोस कर ऐसी मानसिकता है वो आपने उसको बना दिया है। ये प्लेटो के जो कथन है उसके अनुसार जब आप समझेंगे तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो कि हमें उस तरह के जो कंटेंट है वो देकर बार बार देकर उस तरह से हमको बना दिया गया है, उसी तरह से हमको तैयार कर दिया गया है कि जब तक उसमें न्यूडिटी नहीं होती है हमें जो मूवीज है वो पसंद ही नहीं आती है। तो यही प्लेटो का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो विखंडन की जो अवधारणा है वो उत्तर आधुनिकवाद से है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य में निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो वो टी.एस. इलियट ने की थी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये जो बुक है वो किसकी है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है ये बुक आई.ए. रिचर्ड्स की है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचना का जो विषय होता है वो कवि नहीं कविता है, ठीक है, ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन टी.एस. इलियट का है, ठीक है, ये कथन टी.एस. इलियट का है, ठीक है। तो इनका कहना है कि आलोचना का विषय कवि नहीं होना चाहिए। जब आप किसी कविता की आलोचना करते हो तो उसमें आपको कवि से आपका कैसा द्वेष है, कैसा भाव है, उसके अनुसार आप आलोचना नहीं करोगे। आपका आलोचना होना चाहिए कि उसकी कविता कैसी है। आजकल के जो आधुनिक युग है, डॉक्टर नागेंद्र जो भारतीय साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि आजकल के जो आधुनिक युग में आपको ये देखने को आसानी से मिल जाएगा कि लोग जो अपने राग द्वेष से प्रभावित होकर आलोचनाएं करते हैं, लेकिन आलोचना जो है वो विषय, इसका जो विषय है वो कवि नहीं हो सकता, कभी नहीं। अब आप अच्छे आलोचक तभी कह जाएंगे जब आप उसकी कविताओं को आलोचना करेंगे, ना कि उस व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर जो टी.एस. इलियट है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कृति है वो आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स की है। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक आई.ए. रिचर्ड्स की है। उसके बाद इंटरप्रेटर इन टीचिंग, तो ये भी आई.ए. रिचर्ड्स की है। लेकिन कल्चर एंड एनार्की जो है वो आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ये हमने पीछे भी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य सृजन जो है वो एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद है। ईश्वर जब आप में समाहित हो जाते हैं, ईश्वर के साथ आप उस तरह से जुड़ जाते हो, तभी आप काव्य रचना कर पाते हो। ये जो कथन है वो किसका है? तो ये प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर जो बी है, अनुकरण जो सिद्धांत है वो इससे ही संबंधित है। इसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो का जो दृष्टि था वो एक आदर्शवादी थे, लेकिन जो उनके जो शिष्य हुए अरस्तु, उनका यथार्थपरक था कि जो चीजें हैं उसको यथार्थ उनका क्या है वही उनको देखेंगे। लेकिन इनका जो था वो आदर्श पे संबंधित था कि हमारा जो आदर्श है वो यही है, इससे यदि कोई चीजें अलग होती है तो उनको हम नहीं मानेंगे। लेकिन इनका जो यथार्थपरक था, यदि कोई चीजें सही है तो उनको हम मानेंगे, ठीक है, जो यथार्थ है तो वो है। तो ये अरस्तु का सिद्धांत था। और जो आदर्श परक थे वो कौन थे? तो वो प्लेटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदनशीलता का
संवेदनशीलता का साहचर्य, संवेदनशीलता का साहचर्य, ये अवधारणा जो है वो किसकी है? तो ये टीएस इलियट की है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर होगा। बायोग्राफी लिटरेरिया, बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन जो है वो कब हुआ था? तो ये 1817 ईस्वी में हुआ था। और किसने लिखा है? तो ये कॉलरिज ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन जो है वो किसका है? तो ये टीएस इलियट का है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो वो कॉलरिज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ से उसका आंसर होगा। वैसे ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो कॉलरिज इसका होगा बायोग्राफी लिटरेरिया 1817। ठीक है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरी इप्सस एक बुक है, उसके आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? तो ये लोनजाइन है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेरी इप्सिस आप बुक याद रख लोगे। किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लोनजाइन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेग का सहज उच्छलन है। ठीक है, श्रेष्ठ जो कविताएं होती है वो प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन होती है, मतलब पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस। इसके पीछे कवि की जो विचारशीलता है और गहन जो चिंतन होना चाहिए, यह जो विचार है वो पाश्चात्य साहित्य जो कार है वो ये विचार किसका है? तो ये जो कथन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? काव्य को माना है कि प्रकृति में जो चीजें हैं, जैसे प्रकृति में हवाई जहाज, जैसे पक्षी उड़ती थी। ठीक है, पक्षी उड़ती थी प्रकृति में, तो पक्षी से जब आप हवाई जहाज की कल्पना कर लेते हो तो उसकी वो अनुकृति है। ठीक है, वो आपने अनुकरण किया, उसका नकल किया। तो ये किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसके है? तो ये आइए रिचर्ड्स की है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है? नहीं शब्द पे आप ध्यान रखोगे तो कल्चर एंड एनार्की मैथ्यू अर्नोल्ड की है। लिटरेचर एंड ड्रामा होना चाहिए, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड की है। उसके बाद एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड की है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है द कॉकटेल पार्टी किसकी है? तो ये पहली तो ये एक नाटक है। मैंने आपको 5 नाटकें बताई थी टीएस इलियट के, उन्हीं में से ये एक है। तो ये किसकी रचना है? तो ये टीएस इलियट की रचना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आईए रिचर्ड्स की नहीं है? ठीक है, आईए रिचर्ड्स की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये आईए रिचर्ड्स की है। द नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये भी आईए रिचर्ड्स की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये भी आईए रिचर्ड्स की है। द और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये भी आईए रिचर्ड्स की है। तो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन के सारे चारों जो बुक्स हैं वो आईए रिचर्ड्स के द्वारा ही लिखे गए हैं। लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो ये उस समय का एक गलत क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। आईए रिचर्ड्स की कौन कौन सी रचना है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, चारों के चारों जो बुक है वो आईए रिचर्ड्स के द्वारा ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? विलियम वर्ड्सवर्थ के जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसमें कौन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए, तो ये सही है। जो भाषा मिथक और बिंबों का प्रयोग होनी चाहिए, ये गलत है। उन्होंने कहा है कि भाषा के जो मिथक चीजें होती है, आप आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आप नॉर्मल भाषा प्रयोग करें जो कि ग्रामीण जो बोलचाल में यूज होती है। भाषा के कृत्रिमता और आडंबरपूर्ण कवियों को वो देन है, ये उन्होंने कहा था। और गद्य और काव्य की भाषा में उनको जो कोई जो तात्विक भिन्नता नहीं थी, जो कि गलत सिद्धांत है उनका। ये जो सिद्धांत था ये गलत था। मैंने इसको काफी अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लोगे। तो हमारा यहां से ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुकरण एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कोई भी कवि एक काव्य रचना करता है तो वो कैसे करता है? तो उसकी जो रचना होती है उसमें म्यूज जो एक कला की देवी होती है वही हेल्प करती है, ये प्लेटो का कहना है। तो अपनी दैविक शक्ति से प्रेरित हो और अनुभूतित होकर ही कोई भी कलाकार जो है वो अपनी कलात्मक रचना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
ने लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसका अध्ययन किया, इसको देखा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चंस लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इससे पहले जो मैंने काव्य सिद्धांत का जितने भी 7 चैप्टर अपलोड किए हैं उनको आप जरूर देख लोगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो मेरी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो कुछ प्लेलिस्ट हैं उनको आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये वीडियो था जिसमें हमने पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के जो जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। अब आपको स्क्रीन पे मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने